Brought to you by Colgeron All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्डरन ऑल इन वन। हमें सेहत पर मेल आया ललन टॉप के व्यूअर का, जो नहीं चाहते थे कि हम शो पर उनका नाम बताएं, इसलिए शो के लिए हम उनका नाम बदल रहे हैं। हम अपने इस व्यूअर को बुलाएंगे निमित। 32 साल के हैं, गुरुग्राम के रहने वाले हैं। निमित बताते हैं कि उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं और वो और उनकी पत्नी पिछले 2 सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर नाकामयाब रहे। उन्होंने और उनकी पत्नी ने कुछ टेस्ट करवाए। अब इन टेस्ट में पता चला है कि निमित को हाइपोस्पर्मिया है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पुरुष के सीमन यानी वीर्य पर असर पड़ता है और ये इनफर्टिलिटी की एक बड़ी वजह बन सकती है। हाइपोस्पर्मिया के साथ दिक्कत यह है कि अधिकतर लोगों को इसके कोई लक्षण नहीं दिखते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें ये कंडीशन है। जब वो बच्चे के लिए प्लान करते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, जब टेस्ट किए जाते हैं तब जाकर इस बारे में उन्हें पता चलता है। निमित चाहते हैं कि हम अपने शो पर हाइपोस्पर्मिया को लेकर बात करें। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, डॉक्टर से पूछकर लोगों को बताएं ताकि उन्हें भी सही मदद और सही इलाज मिल सके। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइपोस्पर्मिया क्या होता है। पुरुषों में सीमेन का वॉल्यूम 1.5 ml से 5 ml के बीच में होता है। अगर किसी पुरुष के सीमेन का वॉल्यूम 1.5 ml से कम है तो इस कंडीशन को हम हाइपोस्पर्मिया बोलते हैं। हाइपोस्पर्मिया के कारण समझने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि सीमेन बनता कैसे है। सीमेन बनने की शुरुआत टेस्टिस में होती है। यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं और FSH LH नामक हार्मोन जो कि ब्रेन से निकलते हैं, इसकी मदद से बनते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक हार्मोन दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि इसको बनाने में मदद करता है। शुक्राणु बनने के बाद एपिडिडमिस में स्टोर होते हैं और समय समय पे इजैकुलेशन के दौरान निकलते हैं। जब वो इजैकुलेट होता है उस दौरान 2 स्ट्रक्चर और होते हैं जो कि हम सिम्निफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं और प्रोस्टेट बोलते हैं। ये दोनों मिलकर लगभग 75% वॉल्यूम सीमेन का कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ एसेंशियल पदार्थ होते हैं शुक्राणु के जीवन के लिए, जैसे ये फ्रक्टोज इसको प्रोवाइड करते हैं। सीमेन बनने के बाद जो इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं ये यूरेथ्रा के पिछले भाग में खुलते हैं जहाँ पे सीमेन निकलता है। सीमेन को यहाँ से बाहर की तरफ धक्का देना होता है जहाँ पे वहाँ की मांसपेशियाँ काम करती हैं। इसी के पास में पेशाब का जो थैली होती है उसका भी द्वार होता है। यह द्वार बंद होता है इजैकुलेशन के समय, ताकि जो सीमेन है वो बाहर सामने की तरफ जा सके, ना कि पीछे आए। अब कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण होता है टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन। चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो, टेस्टिस में कुछ अंदरूनी बीमारी हो या फिर FSH LH हार्मोन की कमी हो। इनकी वजह से टेस्टिस खुद में अगर शुक्राणु बनना कम हो जाए तो हाइपोस्पर्मिया हो सकता है। दूसरा कारण होता है जो रास्ता है एपिडिडमिस से लेके इजैकुलेटरी डक्ट का, यहाँ पे कहीं भी अगर ब्लॉकेज हो जाए तो इसकी वजह से हाइपोस्पर्मिया हो सकता है। तीसरे कारण में अगर किसी व्यक्ति को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, यानी कि जब सीमेन बाहर की तरफ धक्का दिया जा रहा है उस समय वहाँ की मांसपेशियाँ जब पुश कर रही हैं, उस समय अगर पेशाब की थैली का द्वार खुला रहे तो सीमेन बाहर निकलने की बजाय पीछे की तरफ चला जाता है, यूरिन में मिक्स हो जाता है और हाइपोस्पर्मिया हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को जो वहाँ की यूरेथ्रा के पास की मांसपेशियाँ हैं उनकी कमज़ोरी हो सकती है। कुछ लोगों में इनकम्प्लीट या डिलेड ऑर्गेज़्म होता है उसकी वजह से, या फिर कुछ लोगों में एमिशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो स्पर्म बाहर पुश करने की एबिलिटी होती है उसमें कमी आ जाती है। इस वजह से हाइपोस्पर्मिया हो सकता है। सीमेन के वॉल्यूम में कमी इसका मेन लक्षण है। कुछ लोगों को ये पता लग जाता है, कुछ लोग इनफर्टिलिटी के इवैल्यूएशन के दौरान डायग्नोस होते हैं। कुछ लोगों को इनफर्टिलिटी हो सकती है और कुछ लोगों को जिनको इनफर्टिलिटी नहीं है उन लोगों को मानसिक तनाव रहता है कि उनका सीमेन का वॉल्यूम कम हो रहा है और उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है। बहुत से लोग इस कारण से टेंशन में चले जाते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। हाइपोस्पर्मिया की डायग्नोसिस करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो है सीमेन एनालिसिस। उसमें हम सीमेन का वॉल्यूम देखते हैं तथा शुक्राणु की क्वालिटी देखते हैं। इसके अलावा हम लोग FSH LH टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन्स के लेवल देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं टेस्टिस की कंडीशन देखने के लिए। एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, उससे हमें पता लगता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ठीक हैं या नहीं और प्रोस्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर किसी व्यक्ति को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, यानी कि सीमेन आगे बाहर निकलने की बजाय पीछे की तरफ पेशाब की थैली में जा रहा है, उसमें हम लोग पोस्ट इजैकुलेटरी यूरिन एनालिसिस करते हैं, यानी कि इजैकुलेशन के तुरंत बाद का जो यूरिन सैंपल है उसको लेके एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर सीमेन है या नहीं। हाइपोस्पर्मिया का इलाज उसके कारणों के ऊपर निर्भर होता है। अगर किसी व्यक्ति को टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन हो रहा है, हार्मोन्स की कमी हो रही है, तो उसको रिप्लेस करते हैं। अगर कोई रास्ते में ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को ऑपरेशन द्वारा ठीक करने की कोशिश करी जा सकती है। प्रोस्टेट के लेवल पे अगर कोई सिस्ट है, वहाँ पे रुकावट हो रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट बंद है, तो वहाँ पे ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन करते हैं हम लोग और इजैकुलेटरी डक्ट को खोल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है और उसको इनफर्टिलिटी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पोस्ट इजैकुलेटरी यूरिन का सैंपल कलेक्ट करके उसमें से स्पेशल मेथड से स्पर्म्स को निकाल के इनफर्टिलिटी के लिए IVF भी किया जा सकता है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं और उनमें एक गलत धारणाएं आ जाती हैं स्पर्म के वॉल्यूम के बारे में, और कभी कभी इस वजह से वो मानसिक तनाव में रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरी राय रहेगी ऐसे व्यक्तियों को कि वो एक स्पेशलिस्ट से सलाह लें और सही इलाज कराएं। अगर हाइपोस्पर्मिया वाकई है तो उसके इलाज की कोशिश करी जा सकती है। हाइपोस्पर्मिया क्या और क्यों होता है, आपको ये तो पता चल ही गया होगा। पॉपुलर मीडिया, फिल्म्स और अडल्ट फिल्म्स में सेक्सुअलिटी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जिसे देखकर कई लोग अपने मन में सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेकर अलग ही धारणा बना लेते हैं। फिर वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर लग रहा है कि आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर से मिलें, जांच करवाएं, जिससे साफ हो पाएगा कि कोई मेडिकल कंडीशन है भी या नहीं। ये चीज़ साफ होने पर सही इलाज लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए कि कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं। बचपन में मेरी एक दोस्त थी जो उल्टे हाथ से लिखती थी, लेफ्ट हैंडेड थी। अब मेरे लिए किसी चमत्कार जैसा ही था। उसको देखा देखी मैं भी उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करती थी, पर नतीजा ऐसा लगता था जैसे चींटी को शहद में डुबोकर कागज पर छोड़ दिया गया हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं राइट हैंडेड थी। तब से हमेशा मेरे दिमाग में एक सवाल अटका रहा कि कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं। चलिए आज इस बात का जवाब जान लेते हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर गोविंद ने। बिजनेस इनसाइडर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केवल 10% लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। इतने सालों में कई थ्योरी सामने आई, कुछ गलत निकली। पुरानी कई स्टडी में ऐसा पाया गया कि आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट हिस्से के जेनेटिक डिफरेंस के कारण लोग लेफ्ट हैंडेड या फिर राइट हैंडेड होते हैं। पर साल 2017 में ई-लाइफ नाम के जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी से पता चला कि इसमें आपके ब्रेन का हाथ ही नहीं है, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ की हड्डी। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में जीन एक्टिविटी होती है जो एसिमेट्रिकल होती है। अब इस सबका मतलब क्या है? हम सबके अंदर होते हैं जीन्स जो आपके डीएनए से बने हुए होते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में हरकत होती है, पर ये एक समान नहीं होती, और इसी एक्टिविटी का नतीजा है कि इंसान लेफ्ट या फिर राइट हैंडेड होता है। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं कॉर्टेक्स। हाथ और बाजू का जो मूवमेंट होता है वो ब्रेन में शुरू होता है। यहाँ से भेजा जाता है सिग्नल आपके स्पाइनल कॉर्ड को। यहाँ पर वो सिग्नल डिकोड किया जाता है और आपकी बॉडी वो सिग्नल मानती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो लगभग 15 हफ्तों तक कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कोई संपर्क नहीं होता, पर बच्चा लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड ये पहले से ही तय हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि इससे पहले ब्रेन शरीर पर अपना कंट्रोल पकड़े, शरीर अपना पसंदीदा हाथ चुन चुका होता है और तब इंसान लेफ्ट या फिर राइट हैंडेड बन जाता है। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। आज जानेंगे कि क्या ज्यादा पका हुआ केला नुकसान करता है। केला एक ऐसा फल है जिसे खाना सबसे ज्यादा आसान होता है और इसके कई ज्यादा फायदे भी होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब केला ज्यादा पक जाता है तो उसे नहीं खाना चाहिए, वो नुकसानदेह होता है। तो क्या ये बात सही है? क्या केले की छिलके पर काले और भूरे रंग के धब्बे आने का मतलब है कि केला सड़ गया है और उसे नहीं खाना चाहिए? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की उपासना शर्मा से। केले के छिलके पर काले धब्बे इसके सड़ने का नहीं बल्कि पकने का संकेत है। केले पर काले धब्बे TNF यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बताते हैं। TNF कैंसर से लड़ने वाला पदार्थ है। ये शरीर में असामान्य कोशिकाओं से लड़ने में मदद करता है।
केले के छिलके पर जितने अधिक काले धब्बे दिखेंगे उसमें उतना ही अधिक TNF होगा। इसके अलावा केले के छिलके पर जितने अधिक काले धब्बे होते हैं वो उतना ही पका हुआ होता है। ये देखने में भले ही अच्छा ना लगे लेकिन ये पौष्टिक होता है। पके हुए केले में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। पका केला हाई BP से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छा होता है। ये दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। डिप्रेशन में केला खाना अच्छा माना जाता है। पका केला पाचन में भी मदद करता है। केला नेचुरल एंटी एसिड होता है, यानी ये एसिडिटी से आराम देता है। सीने की जलन से तुरंत राहत दिलाने में मदद भी करता है। अगर आपको थोड़ी सी भी जलन महसूस हो रही है सीने में तो एक केला खा लीजिए, इससे कुछ ही मिनटों में आपको आराम मिल सकता है। दस्त की समस्या हो तो पका केला खाने से मदद मिलती है। फाइबर होने की वजह से ये कब्ज में भी राहत देता है। उपासना बताती हैं कि कच्चे केले के अपने फायदे हैं और पके हुए केले के अपने फायदे, इसलिए आप ये दोनों तरह के ही केले खा सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों को थोड़ा कम पका हुआ केला खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही केला पकना शुरू होता है उसका स्टार्च फ्री शुगर में तब्दील होने लगता है, यानी ये ब्लड शुगर बढ़ाने वाला हो जाता है। तो आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो खत्म करने के पहले एक ज़रूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी थी क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।